नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 3 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन तीनों का जुर्म ये बताया जा रहा है कि ये गौ हत्या में या गौवध में जो है वो शामिल रहे हैं। ये तीनों लोग जो हैं, ये बताया जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आपको मालूम है ये इसलिए लागू होता है जहां पर देश की सुरक्षा को खतरा होता है। और गौ हत्या के लिए देश में पहले से ये कानून है, मध्य प्रदेश में भी कानून है, प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट, और ये इस एक्ट के तहत भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। और साथ ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या रासुका के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ है। खांडवा की ये घटना है। खांडवा के एसपी का ये कहना है कि दरअसल नदीम, शकील और आजम, जिसमें नदीम शकील भाई हैं और आजम एक अन्य व्यक्ति है, इन तीनों के खिलाफ जो है मामला इसलिए दर्ज किया गया है एनएसए के तहत क्योंकि खांडवा जो है वो कम्युनली सेंसिटिव, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाका है और इसलिए एनएसए लगाया जाना जरूरी था। आपको याद होगा भी हाल ही में कुछ ही हफ्ते पहले मध्य प्रदेश में नई सरकार बनी है। नई सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कमलनाथ मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, और 15 सालों बाद जो है वहां सरकार बदली है। 15 साल बीजेपी के राज के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है। अब उम्मीद की जा रही थी कि पिछले 5 साल के दौरान खासकर जिस तरह की एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स हुई है, जिस तरह से सड़कों पर गौ हत्या या गौ हत्या का आरोप लगाते हुए मुस्लिम युवाओं की लिंचिंग हुई है, ऐसा माना जा रहा था कि अब सरकार बदल गई है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, तो शायद ये पूरा माहौल भी बदल जाएगा। लेकिन साफ तौर पर लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बाबू हैं, उन्हें अभी तक या तो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसने कोई मैसेज नहीं दिया है या फिर वाकई वो बदलने को तैयार नहीं है। और आप ये सोचिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है वो तब लगाया जाता है जबकि कोई ऐसा गुनाह किया जा रहा हो या उसका शक हो जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो, या फिर जो है वो अन्य देशों से जो रिश्ते हैं उन्हें खराब होने का डर हो। यानी उसके बावजूद भी, और सरकार जो है वो 1 साल के लिए डिटेन कर सकती है अगर किसी व्यक्ति पर यह खतरा हो कि वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो आप ये सोचिए कि एक पशु की हत्या के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जा रहा है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए वही हिंदुत्व की राजनीति, वही बीजेपी आरएसएस की राजनीति जो पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में जारी थी, कुछ सालों से राजस्थान में जारी थी, और पिछले लगभग 5 साल से केंद्र सरकार के जरिए पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में नजर आ रही थी, वही राजनीति अब देखने को मिल रही है। तो 2010 से लेकर और अगर 2017 तक का आंकड़ा देखा जाए तो 63 जो है वो लिंचिंग की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 28 जो है वो हत्याएं हो चुकी हैं। 28 में से 24 जो है वो मुस्लिम युवाओं की हत्या हुई है पिछले 7 साल में, 2010 से लेकर 17 तक, जिसमें बेशतर जो घटनाएं हुई हैं 2014 के बाद से हुई हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी काफ़ी बदनाम रहा है। राजस्थान के अलावा जहां इस तरह की घटनाएं हुई हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के अलावा, इन तीनों राज्यों को अगर देखा जाए तो साफ तौर पर पता ये चल रहा है कि क्या जो कंपैटिटिव हिंदुत्व है, यानी कि वो राजनीति जहां के एक तरह से मुकाबला हो रहा हो कि जो हिंदुत्व की राजनीति है उसको सबसे ज्यादा कौन स्थापित कर पाए, क्या बीजेपी और कांग्रेस जो है वो साथ में कॉम्पीट कर रहे हैं इस स्पेस के लिए जहां ये बताया जा सके कि जो गौकशी पर के इल्जाम में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर ये बताने की कोशिश कि सबसे ज्यादा हिंदुओं का हमदर्द, जो बहुसंख्यक आबादी है उसका हमदर्द कौन है, क्या बीजेपी है या कांग्रेस पार्टी है। ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से मुकाबला कर रही है कांग्रेस पार्टी कि वो सबसे ज्यादा हिंदू समुदाय की, बहुसंख्यक समुदाय की जो है हमदर्द है। और इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा था कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि 23,000 जो है गौशालाएं बनाई जाएंगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के चुनावी कैंपेन का मैं जिक्र कर रही हूं, यानी कि हर पंचायत में जो है वो गौशाला बनाई जाएगी। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि बीजेपी ठीक से गायों का ख्याल नहीं रखती है। अपूर्वानंद जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर हैं, पढ़ाते हैं, वो हमें याद दिला रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश का जो चुनावी कैंपेन था, तस्वीर से पूरे तरीके से जो मुस्लिम है या मुस्लिम पहचान के लोग हैं उनको पूरी तरीके से हटाकर किस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने ये पॉलिटिक्स की थी। लेकिन वो ये भी बता रहे हैं कि उम्मीद ये की जा रही थी कि चुनाव प्रचार के बाद शायद सिर्फ ये एक चुनाव जीतने की कोशिश रही होगी कांग्रेस पार्टी की, और चुनाव के बाद जब सरकार बन जाएगी तब शायद हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। मुसलमानों ने यह तो देखा था कि चुनाव प्रचार के दौरान या उसके पहले भी कांग्रेस ने एक बार भी उनका नाम नहीं लिया। यह भी उन्होंने देखा कि कांग्रेस ने हिंदू दिखने की कोशिश की और मुसलमानों से दूरी बनाने की कोशिश की। लेकिन उम्मीद यह थी कि जब वह सत्ता में आ जाएगी तो कम से कम मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहे थे, सरकारी और गैर सरकारी, बंद होंगे।
लेकिन इस घटना से निराशा हुई है। क्या इससे हम ये मानें कि नौकरशाही या पुलिस अभी भी पुरानी आदतों में है और नई सरकार अभी तक उनको बता नहीं पाई है कि उन्हें पुरानी आदतों से छुटकारा पा लेना चाहिए और कानून के मुताबिक काम करना चाहिए और संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए? तो एक तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, बीजेपी की 15 साल की सरकार जाने के बाद भी वही बीजेपी आरएसएस की भगवा राजनीति हमें नजर आ रही है कि गौकशी के लिए रासुका के तहत जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के अच्छे दिन आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने दरअसल ये फरमान जारी किया है कि जो 2013 के दंगों के मामले थे, मुजफ्फरनगर के 38 मामले थे, इसमें 100 आरोपी थे, उनके खिलाफ ये मामले वापस किए जाएंगे। यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में 2013 में, उसको अब दूसरे लोकसभा चुनाव के यानी 2019 के चुनाव, जो लोकसभा चुनाव है 2019 में, अब उन मुकदमों को वापस लिया जा रहा है। तो सीधे तौर पर जो है वो दंगाइयों के अच्छे दिन आ गए हैं। दंगाइयों को बचाने का सरकार काम कर रही है। आपको याद होगा कितना भीषण दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, जो भारत के इतिहास के सबसे बदतरीन, सबसे बदसूरत दंगों में से एक था, जहां महिलाओं का बड़े पैमाने पर बलात्कार हुआ था, छोटी बच्चियों के साथ भी बलात्कार हुआ था। कई मैगजीन ने जो है वो फ्रंट कवर छापा था कि किस तरह से महिलाएं निवस्त्र होकर भाग रही थी वहां पर दंगों के दौरान। कई पत्रकारों ने इस पर रिपोर्टिंग की थी। वहां बड़ी तादाद में जो है वो खून खराबा हुआ था और हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए थे, जो 5 साल गुजर जाने के बावजूद भी वापस पुनर्वास उनका नहीं हो पाया है। और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार इनको वापस ले रही है। तो एक तरफ जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, जो कि दंगाइयों के अच्छे दिन ला रही है। दूसरी तरफ आप ये देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो कि गौकशी के आरोप में रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर रही है। दोनों तरफ किस तरह से भीषण एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स, मुस्लिम विरोधी राजनीति भारत के मानचित्र पर पूरी तरीके से चमक रही है। लेकिन अपूर्वानंद जो है इस बात से असहमत हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें ये फर्क करना होगा कि बीजेपी का सांप्रदायिकता, बीजेपी की और कांग्रेस पार्टी की सांप्रदायिकता, इन दोनों में अभी भी हमें फर्क करना होगा। सुनते हैं उन्हें। इस घटना से मैं तुरंत यह निष्कर्ष नहीं निकालता, जैसा कुछ लोग निकालते हैं जल्दबाजी में, कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं है और दोनों बराबरी से सांप्रदायिक हैं। मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस सांप्रदायिक नहीं है, वह धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन वह अब एक ऐसी होड़ में फंस गई है जो हिंदुओं को अपनी तरफ लाने की होड़ है। एक बदहवासी, एक घबराहट कि क्या हिंदू अब धर्मनिरपेक्ष भाषा सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, या वे सिर्फ वह भाषा समझ रहे हैं जो पिछले कई वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विकसित की है। कांग्रेस के सामने यह दुविधा है और यह बहुत स्पष्ट है। और किसी ने बहुत ठीक ही कहा अभी थोड़े दिन पहले, जब उससे पूछा गया कि क्या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं है, तो एक विद्वान ने कहा कि कांग्रेस हिंदू दिख रही है लेकिन मुसलमानों की हत्या किए बिना, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का हिंदूपन मुसलमानों पर हमले और हत्या से जुड़ा हुआ था। अगर यह भी है तो मुसलमानों के लिए गनीमत है, लेकिन यह हिंदुस्तान के लिए काफ़ी नहीं है। हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी यह है कि कांग्रेस वापस अपने उस गांधीवादी प्रतिज्ञा पर अपनी पहुँचे, जिसमें गांधी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि भारत सिर्फ ऐसे हिंदुओं का देश नहीं है जो गाय का मांस नहीं खाते। यहाँ अलग अलग तरह के खान पान, रीत रिवाज वाले लोग हैं और उनका हक उतना ही है जितना दूसरों का है। तो क्या देश का मुस्लिम समुदाय और खासकर जो मुस्लिम युवक हैं वो किस तरह से ये तय करें कि आखिर कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जो उन्हें कम से कम इतना सुनिश्चित कर सके कि अब जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं वो उस पार्टी को वोट कर सकें जहां जो सुरक्षित भविष्य है उस पार्टी में उनको मिल सके, या उस पार्टी की राजनीति इस तरह की हो सके जहां कम से कम वो मिनिमम जिसे गारंटी कहा जाता है, कम से कम जो निम्नतम गारंटी है अपनी जीवन की, अपने रोजगार की, कि क्या देश में ऐसी राजनीति बची है जहां भारतीय मुसलमान और भारतीय युवा जो हैं अपने को किसी तरह से सुरक्षित महसूस कर सकें।
तो क्या पिछले 5 साल में भारत की राजनीति इतनी बदल गई है कि अब तक हम बीजेपी को देखते थे कि वो राम मंदिर के नाम से लेकर लव जिहाद से लेकर बाकी तमाम मुद्दों को उठाते रहे, मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा लगातार उठाते रहे कि वो जो है हिंदू वोटर्स के सबसे बड़े दावेदार बन रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी क्या जो हिंदू चेतना है, जो हिंदू कॉन्शियसनेस है, क्या उस पर शक कर रही है कि क्या जब तक मुस्लिम विरोध नहीं होगा, जब तक सांप्रदायिक राजनीति नहीं होगी, तब तक जब देश का जो बहुसंख्यक संप्रदाय है क्या वो वोट नहीं करेगा उस पार्टी को। ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि भारत में पिछले 70 साल में जिस तरह की राजनीति हुई है, पिछले 5 साल में क्या देश का जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके लिए किसी भी पार्टी के तहत, किसी भी पार्टी के छाते के अंदर क्या अपने को सुरक्षित महसूस करना, क्या अपने को स्टेबल महसूस करना, जहां एक आम भारतीय की तरह जिंदगी गुजारी जा सके, एक शांतिपूर्ण तरीके से एक जिंदगी गुजारी जा सके, क्या इतनी उम्मीद करना बहुत ज्यादा हो गया है? क्या ये मान लें कि पिछले 5 साल की राजनीति ने भारत को इतना बदल दिया है कि अगर बीजेपी की राजनीति को हम देखें और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को देखें, लेकिन जो कंपैटिटिव हिंदुत्व है यानी मुकाबले की हिंदुत्व की राजनीति, क्या देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल गई है? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।